सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहा जाता है। तो आज के ये वीडियो जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ये टॉपिक है, जो कि हमारा है विद्युत द्विध्रुवों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कोई विद्युत द्विध्रुव है, आप पिछले वीडियो लेक्चर में आप पढ़े होंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, ठीक। तो आइए इसके बारे में हम लोग जांच करते हैं और विद्युत द्विध्रुव क्या है इसके बारे में भी हम बताएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पर कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के दो स्थितियाँ हैं। यानी ये जो है हमारा विद्युत द्विध्रुव हम ले लेते हैं, और विद्युत द्विध्रुव जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। मान लीजिए कि ये हमारा -Q आवेश है और यहाँ पर +Q आवेश है, राइट। और ये हमारा क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव है, और इनके बीच का दूरी जो होता है क्या होता है दोस्तों, 2a, ठीक है। तो इससे इस प्रकार के निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसके कारण आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका दो केसेज होगा। पहला तो इसके अक्ष पर, किसी भी अक्ष पर, इसके किसी भी अक्ष के किसी भी बिंदु पर, है ना, इसके अक्ष के किसी भी बिंदु पर हम लोग एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और दूसरा स्थिति हो जाएगा, ये पहला स्थिति में होगा, और दूसरा स्थिति क्या होगा, तो इससे इसके अक्ष से यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से कहीं निरक्ष स्थिति पे यानी कि दूर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहला स्थिति में हम आपको इसको सिद्ध करके दिखाएंगे, राइट, जो कि फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और वो होता है 1/4 पाई ε0, ठीक, और 2p बटा में r3, राइट। तो यही व्यंजक हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आइए अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है, वही लिखा है यहाँ पर कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की दो स्थितियाँ हैं, यानी दो केसेज हैं। पहला जो स्थिति हो जाता है हमारा अक्षीय, या इसी को कहा जाता है अनुदैर्ध्य स्थिति, राइट। थोड़ा सा बेसिक आपको बताना जरूरी है, किताब से खाली केवल फटाफट आपको सिद्ध करके नहीं दिखा देना है ना, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें, है ना। तो इतना फटाफट कर देने से कोई फालतू मतलब ज्ञान लड़कों को नहीं हो पाता है। इसलिए आप बुक्स के मतलब अकॉर्डिंग चले, ताकि आपको ज्ञान मिले, और ज्ञान मिल जाएगा तो आपका रिजल्ट बन जाएगा आराम से, है ना। अच्छा, दूसरा होता है हमारा निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। तो हम लोग सबसे पहले पहला स्थिति को हम लोग देखेंगे, यानी कि अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, ठीक, कि जब हम लोगों का द्विध्रुव होगा और इससे हम लोग इसके अक्षीय स्थिति पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला हमने उठा लिया यही वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, द्विध्रुव के कारण, ये द्विध्रुव हो गया हमारा, है ना। द्विध्रुव कैसे बनता है, -Q और +Q आवेश, और इन दोनों का जो दूरी होगा अल्प दूरी 2a होगा, और इस प्रकार के निकाय को हम लोग द्विध्रुव कह देते हैं या विद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। तो इससे यानी कि ये इसका जो होता है मध्य बिंदु होता है, इससे मान लीजिए कि r दूरी पर कोई बिंदु ले लेते हैं हम लोग, इस बिंदु का नाम दे देते हैं P, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो आप क्या जानते हैं, +Q आवेश के कारण, अब यहाँ पर क्या होता है बिंदु P, यहाँ पे बिंदु पे हमारा एक Q0 आवेश होता है, यानी जिसे हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। जब यहाँ पर रखते हैं तो अब क्या होता है, प्लस प्लस क्या करेगा, परीक्षण आवेश तो आप जानते हैं ना कि क्या होता है, धनात्मक होता है, राइट।
तो धनात्मक और धनात्मक आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। तो विद्युत क्षेत्र किधर डायरेक्शन में लगेगा, इधर डायरेक्शन में। लेकिन वहाँ यहाँ पे देखा जाए तो -q आवेश के कारण इस बिंदु पे P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि इस आवेश को ये वाला आवेश आकर्षित करेगा, है ना। ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित। तो इसलिए तीव्रता का जो डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना एक द्विध्रुव है, ठीक, जिसकी न्यूनतम दूरी क्या है, 2a है ना। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फिगर में बना दिया हूँ और इसे अच्छी तरह से आप देख लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये -q और ये +q आवेश से मिलकर क्या बना हुआ है, तो विद्युत द्विध्रुव बना है जिसका केंद्र जो है O है और इन दोनों आवेशों के बीच का दूरी क्या है, मिनिमम 2a है ना। और इस द्विध्रुव का नामकरण हमने AB से कर दिया है। अब बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब आप जब बिंदु P पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि +q आवेश के कारण तीव्रता E1 हो जाता है और -q आवेश के कारण तीव्रता E2 हो जाता है। तो यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, E1 और E2 दोनों आप निकालिएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर भी निकालिएगा और E2 भी निकालिएगा, है ना। इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में निकालिएगा और निकाल देने के बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा। जो आएगा आपका परिणामी वही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। यानी विद्युत ध्रुवों के कारण अक्षीय स्थिति पर इस अक्ष को और भी फैलाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये अक्षी तो बनेगा। तो इसी पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है, यानी A और B क्या है, हमारा विद्युत द्विध्रुव है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। दोनों आवेश यानी -q और +q आवेश के बीच की जो दूरी है क्या है, 2a है। ये दूरी क्या है, हमारा 2a है ना दोस्तों। और द्विध्रुव का केंद्र O है, द्विध्रुव का केंद्र क्या है, हमारा O है। चलिए आगे थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ है, केंद्र O से R दूरी पर, केंद्र O से R दूरी पर, है ना, क्या लिया गया है, एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पे बिंदु क्या है, P स्थित है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जहाँ हम लोगों को बिंदु P पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब इसलिए तो सबसे पहले तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि O से P तक की जो दूरी है R है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ये पूरा का पूरा 2a है। तो मैं बोलूँ कि यहाँ ये जब मध्य बिंदु है तो आधा हम जब करेंगे तो ये वाला जो भाग होगा ये a होगा और ये भी भाग क्या होगा दोस्तों, a होगा। इतना समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आगे आपको समझ में आने वाला है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया, डाल लिया पहले हेडिंग कि +q आवेश के कारण, यहाँ पे +q है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है कि +q आवेश के कारण तीव्रता। तो आपको याद होगा कि हमारा कोई -q आवेश होता था और दूसरा जो होता था +q आवेश होता था, और इन दोनों को मिला दिया जाए और इन दोनों के बीच का दूरी r था। तो इससे दूर स्थित कोई बिंदु पर हम लोग जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे तो E बराबर क्या होता था, 1/4πε0 और Q बटा में r², यही होता था ना। और ये हमने पिछले वीडियो में सिद्ध करा चुके हैं, है ना। अगर आप देखे होंगे तब तो समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। और विद्युत क्षेत्र का SI मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम, राइट। चलिए तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमने डाल दिया। अब बताइए कि +q आवेश के कारण तीव्रता किधर होगा, ये वाला E1 होगा ना। क्यों, क्योंकि +q और यहाँ पर भी +q0 है, तो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो तीव्रता किधर जाएगा, इधर ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर निकलेगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब E1 होगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया E1 बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/4πε0, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया 1/4πε0। Q तो लिखना ही है क्योंकि यहाँ पे +q है, तो यहाँ पे खाली q लेना है, राइट।
बटा में आर स्क्वायर है यहाँ पर सूत्र में, लेकिन यहाँ पे क्या है बीपी स्क्वायर। अब बीपी क्यों लिया हूँ, क्योंकि प्लस क्यूब से बिंदु पी की दूरी क्या है, बीपी तो ही है, तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया है बीपी का स्क्वायर। अब बीपी का स्क्वायर किस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर बीपी की दिशा में है ना। जो बीपी दूरी है ये वाला, ये किस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर बीपी की डायरेक्शन में, यानी कि जो तीव्रता है ये इधर की डायरेक्शन में है, E1 का डायरेक्शन इधर है। चलिए इतना हुआ। तो अब बात उठता है कि बीपी का हम लोग कैसे लेंथ ज्ञात करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो O से P तक की दूरी R है और O से B तक की दूरी A है, लेकिन B से P तक की दूरी पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे डायरेक्शन में से ये पूरे डिस्टेंस में से हम लोग छोटा वाला डिस्टेंस घटा देंगे, यानी पूरा स्मॉल r में से a को अगर हम लोग घटा देते हैं तो क्या बचता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा r है दूरी, और मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है a है, तो मैं पूछूँ कि ये वाला दूरी चाहिए हम लोगों को, ध्यान से देख रहे हैं ना, ये वाला दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा में से ये वाला काट के निकाल देंगे, यानी कि ये बचेगा r माइनस a। सो यहाँ पर समझ में आ गया, बीपी का जो दूरी होगा क्या होगा, r माइनस a होगा। तो यहाँ पे हमने बीपी का जगह पर क्या लिख दिया, वही बस ये सब उसी तरह हमने उतार दिया है, और बीपी के जगह पे क्या लिख दिया है, r माइनस a का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हमारा E1 का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात कर लिए तीव्रता, अब माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो यहाँ पे वही हमने हेडिंग लगा दिया है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तीव्रता खाली लिख देंगे, राइट। तो अब बताइए कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या है, E2 है। अब तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि जब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 है तो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या होगा, तो E2 होगा, है ना। तो यहाँ पे E2 बराबर हम लोग लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या होगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और Q बटा में दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, अब माइनस क्यूब से P की दूरी क्या हो जाएगा, AP, है ना। तो यहाँ पे बटा में लिखेंगे AP का स्क्वायर, लेकिन दिशा क्या होगा, तो P से लगाकर A की ओर, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर दिशा क्या है, ये E2 इधर डायरेक्शन में है ना, विपरीत है इसके। तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर PA की दिशा में, वेक्टर PA की दिशा में, है ना। तो इस बात को हम लोग लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में AP का स्क्वायर, और ये किस डायरेक्शन में है, तो PA की दिशा में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि AP का मान क्या हो जाएगा, तो AP का अगर हम दिखाया आपको, तो दिखा दे रहे हैं फिगर। तो AP का मान देखिए, यहाँ से A और P का बीच का दूरी, तो यहाँ पे देखिए A से O तक का दूरी A है, और O से P तक की दूरी क्या है, R है। तो यानी कि मैं पूछूं कि A से P तक की दूरी क्या होगा, तो A प्लस R या R प्लस A, तो वही बात ये वहाँ पे लिख देंगे, यानी AP बराबर क्या लिखेंगे, R प्लस A। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। E2 बराबर क्या लिख देंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उतना तो लिख देना है Q बटा में R प्लस A का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत, अब इस तीव्रता को जोड़ने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लग जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि इस बिंदु P पर तीव्रता का जो मान होगा वो ये वाला तीव्रता और इधर के डायरेक्शन के दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखे हम कि अध्यारोपण के सिद्धांत से यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, है ना, दोनों को जोड़ देने के बाद, तो यहाँ पर E बराबर E1 प्लस कोष्टक में माइनस E2, और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि E2 माइनस में क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे E2 का जो मान है इसका दिशा विपरीत है, जिस कारण, है ना। अब देख लीजिए आप फिगर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये E1 का जो मान है ये क्या है, इधर डायरेक्शन में है, और E2 क्या है, इधर डायरेक्शन में।
तो ध्यान दीजिएगा कि E2 प्लस में रहेगा और E1 E1 जो है प्लस में रहेगा और E2 माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि E2 का डायरेक्शन क्या है? विपरीत है, जिस कारण परिणामी जो तीव्रता होगा इन दोनों के योग के बराबर तो होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा E2 का वो विपरीत होगा, जिस कारण E2 जो होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए E बराबर E1 प्लस माइनस E2 है ना, इस माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस ही हो जाएगा। अब चलिए E1 का मान देख लेते हैं। तो E1 का मान क्या था? 1/4πε0 Q बटा में R माइनस ए का होल स्क्वायर है ना। और ये कोष्टक में हमने लिखा है कि चूंकि E2 की दिशा विपरीत है, यानी कि E2 का जो मान है वो क्या है? माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि दिशा विपरीत है, यानी डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, E तो हमने लिख लिया। E1 का वैल्यू क्या है दोस्तों? 1/4πε0 Q बटा में R माइनस ए का होल स्क्वायर है ना। अभी हमने पीछे लिखा था E1 का मान। फिर देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। E2 का वैल्यू क्या है? तो यहाँ से रख देंगे सिंपली E2 का 1/4πε0 Q बटा में R प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो कॉमन देखिए यहाँ पर Q बटा में Q 1/4πε0 और Q कॉमन है, तो ये निकाल लेंगे बाहर। क्या बचेगा? 1 बटा में R माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस 1 बटा में R प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब क्या करते हैं दोस्तों कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इसका और इसका एलसीएम, तो इतना ही हो जाएगा ना। तो इसका गुणा यहाँ पे कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, ये वाला पूरा का पूरा उसी तरह उतर जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा हल करके आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो हमने बोला यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, R प्लस ए का, अब इसमें देखिए जब एलसीएम निकाल लेते हैं ना तो त्रिया गुणा कर दीजिए। तो R प्लस ए का होल स्क्वायर का 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? R प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस दिया हमने, और R माइनस ए का होल स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। अब बटा में क्या है? अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो R माइनस ए और इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा कि इसके ऊपर भी स्क्वायर था और इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसलिए हम दोनों के ऊपर क्या कर दिए? होल स्क्वायर लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं खाली केवल इतने को हल करके बता रहा हूँ, इतने को, राइट। इतने को ध्यान से देख लीजिए आप, इतने को मैं हल करके यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो बस यहीं पे लगा दीजिए। ये हम लोग लगाते हैं तो r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ra। अब आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो ये सब एकदम आसानी पूर्वक जान रहे होंगे। अब ये माइनस है बाहर, राइट। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर, अब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो ये माइनस है, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस में होता है ना तो यहाँ पे -2a भी हो जाता है फॉर्मूला, है ना। तो r का स्क्वायर, और ये पहले ही से माइनस है तो क्या हो जाएगा? -r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस, अब -2a भी होता है ना, लेकिन माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2ra, राइट। अब ये माइनस ये प्लस कट गया, ये प्लस और ये माइनस कट गया, क्या बचा? 2ra और ये 2ra क्या हो जाएगा? 4ra, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए कि a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका पूरा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए बस। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं। तो हमने ये वाला जो पोर्शन है इससे कटा दिया था, और ये वाला पोर्शन इससे कटा दिया था। और यहाँ पे देखिए 2ra और 2ra ये क्या हो जाएगा? 4ra, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए इतना समझ में आया। ये वाला पोर्शन आपको छूना नहीं, एकदम उसी तरह उतारते जाना है। अब आपको ध्यान हो अगर, तो मैं आपको बताया था क्या कि वेक्टर p बराबर, या p बराबर हम बोलते कि p बराबर क्या होता था? q इंटू 2a। याद है क्या आपको? p क्या है? तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण, है ना। और विद्युत ध्रुव आघूर्ण का परिभाषा क्या होता है कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे p से सूचित करते हैं, राइट। अब p बराबर क्या होता है? q इंटू 2a। तो अब देखिए कि इस चीज़ को हमको बदलना है, किस में? p हमको लाना है यहाँ पर, है ना। तो हमने लिखा क्या? 1/4πε0 लिख लिया, ये क्यूब भी लिख लिया, उसके बाद
हम 4r को क्या लिख रहे हैं, 2a ले रहा हूँ यहाँ पर और 2r ले रहा हूँ इनटू में, है ना। तो फिर गुणा कीजिए, 2 दूना 4 और आर ए हो जाएगा, राइट। चलिए इतना, और इसको हमने इस रूप में कर दिया है, तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे। देखिए तो ये किसके बराबर होगा, बताइए किसके बराबर होगा दोस्तों, p के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या रख लेंगे, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यानी मैं यहाँ पे कोष्टक दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, इतने दूर पे क्या रख लेंगे p और ये 2r, राइट। अब यही आपका फॉर्मूला, यहाँ तक रुक सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल में बोला जाए तो अभी थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। अब थोड़ा फिगर देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। केंद्र O से A तक का जो दूरी है A है ना, और केंद्र O से B तक का जो दूरी है ये भी A है। अब आप देख सकते हैं A कितना छोटा है, और यहाँ पे देखिए O से P तक का जो दूरी है R है। अब बताइए R की तुलना में A क्या है, बहुत छोटा दूरी है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ R इज ग्रेटर देन A है, तो अब बताओ कि जब R बड़ा होगा A से, R बड़ा होगा A से, तो R स्क्वायर कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा यार। R स्क्वायर इज ग्रेटर देन A। कहने का मतलब अगर R का मान 2 है और A का मान 1 है, तो मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, इज ग्रेटर देन होगा किससे, 1 का स्क्वायर करे तो 1 ही होगा। तो अब आप देख सकते हो कि और भी बड़ा हो गया ना, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर, राइट। तो अब लिख रहा हूँ मैं, यदि R इज ग्रेटर देन A, तो R स्क्वायर इज ग्रेटर देन A स्क्वायर होगा, राइट। तो अब बताइए जब R स्क्वायर ग्रेटर देन होगा A स्क्वायर से, तो A स्क्वायर का मान कितना होगा, तो लगभग 0 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि तब A स्क्वायर लगभग 0 के बराबर होगा। जब 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो काम खत्म। तो R का स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, R का घात 4। तो यहाँ पे हमने R का घात 4 लिख दिया है, और ऊपर क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2PR यहाँ पे लिख देंगे, और बटा में क्या हो जाएगा R⁴, और बाकी ये वाला तो उसी तरह उतर गया। अब देखें यहाँ पर, तो ये 1R से ये वाला कटेगा तो 3 बचेगा ना। चलिए 3 बच गया, तो यानी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा में R³। और विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का जो हमारा SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम हो जाता है, ठीक। तो यही हमारा व्यंजक है। अब बात उठता है कि E का दिशा क्या होगा, है ना, यानी विद्युत ध्रुव के अक्षीय रेखा पर तीव्रता का दिशा क्या होगा। तो वेक्टर P की दिशा जो है, यानी कि विद्युत ध्रुव की दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं फिगर में। तो यहाँ पे फिगर है कि जो वेक्टर P की जो दिशा होगा वो किसके, यानी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा -q आवेश से चलते चलते +q आवेश की ओर होगा, है ना। तो इसी डायरेक्शन में आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी व्यंजक होगा, सॉरी व्यंजक कह रहा हूँ, दिशा होगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लास्ट में लिख दिया गया है, अक्षीय रेखा में तीव्रता की दिशा वेक्टर P की दिशा -q से +q की ओर होगा, इसलिए वेक्टर P व E की दिशा एक ही होगा, है ना। तो उम्मीद है वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगला टॉपिक पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला शॉट हो गया, ठीक, ये पहला शॉट, और इसी तरह आप अपना नोट्स बनाते रहिए, ठीक। ये दूसरा वाला है हमारा, चलिए ये तीसरा, ये यहाँ तक आप उतार लीजिएगा, इसका भी शॉट ले लीजिएगा, राइट। अब आगे नेक्स्ट हमारा है, अब ये है, फिर यहाँ से और फिर ये है। चलिए तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।